प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की धरती से शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है और हम इसका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कहा कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं, जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं, तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया हूं, और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है। और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया हूं। यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष हो या फिर वैश्विक घटनाएं, इन सभी को लेकर भारत तटस्थ की भूमिका में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान यह स्पष्ट किया कि भारत शांति का पक्षधर है और वो ये भी मानता है कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं हो सकता। डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया ही जाना चाहिए। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। द्विपक्षीय मुलाकात से पहले कीव में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में से एक महात्मा गांधी ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया था। वो रास्ता था अहिंसा का। और आज जब दुनिया में क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ रहे हैं, तो भारत की विरासत दुनिया को एक बार फिर राह दिखा रही है। शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मैं मिला था, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। यूक्रेन रूस युद्ध में कई बच्चों ने असमय अपनी जान गंवा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कीव में बने इस स्मारक पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी प्रधानमंत्री के साथ रहे। भारत ने यूक्रेन को पोर्टेबल हॉस्पिटल भेंट किए। आपात स्थिति में इन्हें आसानी से कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ये प्राथमिक चिकित्सा से लेकर सर्जरी तक की सुविधाओं से लैस हैं। यूक्रेन में पहली बार किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आभार जताया। And this visit happens right on the eve of our Independence Day, and I am grateful to distinguished the Prime Minister for he started his visit with paying tribute to the deceased Ukrainian children whose lives were taken by the actions of Russian army, and I am grateful to Mr. Prime Minister for paying this tribute. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा में युद्ध का रास्ता छोड़कर संवाद अपनाने की अपील की। वहीं उन्होंने शांति बहाली की ओर हर एक योगदान निभाने की भी बात कही। कीव से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते भी हुए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! यूक्रेन 1991 में अस्तित्व में आया और साल 1992 से भारत के राजनयिक संबंध है। यह पहला मौका रहा जब भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा की पहुंचने पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन भारतीयों ने बड़े ही उत्साह के साथ किया। रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त भारत ने अपने नागरिकों को बड़ी संख्या में सुरक्षित रूप से भारत वापसी कराई थी। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की का आभार जताया। बड़े आदर पूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहाँ शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो उस युद्ध के कारण फंसे हुए थे। उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों ही देशों के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यूक्रेन भारत के बीच कृषि और खाद्य उद्योग, चिकित्सा उपकरण, मानवीय सहायता, सामुदायिक विकास और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। A significant part of it was devoted to our bilateral relations. There was a discussion about trade, economic issues, defense, pharmaceuticals, agriculture, education. There were a whole lot of issues. You will see much of that reflected in the joint statement. यूक्रेन में रहने वाले ऐसे लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की जो भारतीय संस्कृति भाषा को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों ने प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी जताई और हिंदी में बातचीत की। ये दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और संस्कृति लगाव को दिखाता है। कीव से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जिस तरह से विश्व की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा पर हैं, तमाम अपने अपने एक तरह से एक्सपर्ट्स ने भी कई अपनी राय इस यात्रा को लेकर दी है। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विशेष है, पीएम मोदी ने यूक्रेन से दिया शांति का संदेश। पोलैंड की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे। पोलैंड में उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध की धरती है और उस शांति के संदेश को लेकर पहुंचे यूक्रेन। इस विषय पर हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, रिटायर्ड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं आप। सैयद अता हसनैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, एक लंबा समय रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे विजिट को किस तरह से देख रहे हैं अब आप? देखिए, मैं इस खास तौर पर इस विजिट को इस तरह से देख रहा हूं कि हर विजिट जो प्रधानमंत्री करते हैं इंटरनेशनली, उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल बेनिफिट मिलता है देश को। किसी तरह से आपके उत्पादन के अंदर कोई आपके अग्रीमेंट्स होते हैं, MOU साइन होते हैं। इन चीज़ों के नज़र से मैं इस यूक्रेन विजिट को नहीं देख रहा। मैं समझता हूँ ये एक हार्दिक तौर पे देखना पड़ेगा इसको। ये हार्ट टू हार्ट जो है एक मैसेज गया है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे पहले स्टेटमेंट थे जिन्होंने सदर पुतिन को भी बताया था कि ये लड़ाई का वक्त नहीं है, ये लड़ाई का समाना नहीं है। तब से उन्होंने कम से कम 2 या 3 दफे इसको दोहराया भी है। उनकी पर्सनालिटी के साथ ये स्टेटमेंट तकरीबन लग गया है। तो इस पूरी विजिट को लोग उस तरीके से देख रहे हैं, ना कि सिर्फ एक भारत के प्रधानमंत्री के विजिट से, मगर एक इंटरनेशनल स्टेट्समैन के जरिए से उनकी विजिट को देखा जा रहा है। क्योंकि मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया की उम्मीदें इसके ऊपर जो है लगी हुई हैं कि ये जो
लड़ाई जो युद्ध जो है जो तकरीबन 2.5 साल से चल रहा है, जिससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है, देश को पूरी दुनिया को आर्थिक चीजों के साथ इतना मुश्किलात से पेश जाना पड़ रहा है, इन सब चीजों को का खात्मा किया जाए। अगर कोई खात्मा कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अतः हसनैन साहब, 2.5 साल से मतलब 2022 से ये युद्ध जारी है और इस युद्ध को लेकर जिस तरह से भारत का रुख एक ही रहा पहले दिन से लेकर आज तक, और आज भी उसी संदेश को लेकर प्रधानमंत्री यूक्रेन जब राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठे तो उन्होंने उन्हीं बातों को रखा। हमारे साथ दिलीप सिन्हा, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट भी जुड़ गए हैं। दिलीप सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप सिन्हा जी, पूरे विश्व की नजरें बहुत लोग बहुत तरीके से देख रहे हैं। कोई कहता है ये बैलेंसिंग एक्ट है, कोई इसको किसी तरह से देखना चाहता है। अब जब ये यात्रा एक तरह से संपन्न होने वाली है और कुछ घंटे में बातचीत हुई, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, 1-to-1 बातचीत हुई। 1-to-1 बातचीत में एक बार फिर प्रधानमंत्री ने पुरजोर तरीके से मानवीय आधार पर जो हानि हो रही है उसका एक तरह से खुल के हम ये कहें कि उसकी आलोचना भी की, और उन्होंने कहा कि आज के समय के लिए ये ठीक नहीं है, ये किसी के लिए भी सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शांति के एक संदेश का भी उन्होंने बात की और एक तरह से पेशकश भी की है। कैसे देखते हैं आप? क्या मकसद दिखाई देता है पूरी यात्रा का? ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, ये एक बहुत नाजुक समय में दौरा हो रहा है, जबकि युद्ध एक नए पहलू में पहुंच गया है। जब कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने एक काउंटर अटैक किया रशिया के ऊपर, तो अभी स्थिति बहुत ही नाजुक है और ऐसे समय प्रधानमंत्री का वहां जाना इस बात के स्पष्ट रूप से रखना चाहता है कि भारत एक निष्पक्ष देश है इस युद्ध में, और भारत चाहता है कि शांति स्थापित हो। भारत ये मानता है कि इस युद्ध से किसी को लाभ नहीं होने वाला है और भारत अपने प्रयास जारी रखेगा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, ताकि जो पुरानी जो मित्रता थी भारत और यूक्रेन के जो संबंध थे व्यापार में और अन्य क्षेत्रों में, उनको पुनर्स्थापित किया जा सके। और जो मानवीय जो क्षति पहुंच रही है इस युद्ध से, उस क्षति की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है कि वो नुकसानदेह है सबके लिए और हमें इस युद्ध को बंद करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत कम देश हैं इस वक्त या नेता हैं इस वक्त जो कि दोनों देशों में जा सकते हैं, मॉस्को और कीव, और दोनों देशों में जाके अपना पक्ष रख सकते हैं और शांति का प्रस्ताव रख सकते हैं। तो क्या जिस पक्ष को आप बात कर रहे हैं दिलीप सिन्हा जी, उस लिहाज से यूक्रेन के लिए भी, राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए भी, क्या इसको आप एक मौके के तौर पर भी देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत रूस का एक नजदीकी एक तरह से संबंध और एक नजदीकी मित्र रहा है। ये संभव है, लेकिन भी पब्लिक में ये सूचना नहीं मिली इस प्रकार की कि इस प्रकार की मध्यस्थता हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या पुतिन ने कोई संदेश दिया था या जेलेंस्की ने कोई संदेश दिया है, ये अभी पब्लिक नॉलेज में नहीं है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो इस प्रकार की बातचीत निश्चित रूप से हुई होगी और ऐसा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में विश्व जो है वो इस युद्ध के कारण दो हिस्सों में बंट चुका है। पश्चिमी देशों ने सैंक्शन लगा दिए हैं रूस के ऊपर, और ऐसी परिस्थिति में ऐसा ये प्रयास निश्चित रूप से होना चाहिए कि दोनों देशों के बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच में, कम से कम थोड़ी बहुत बातचीत या थोड़े बहुत संदेश पहुंचाए जा सकें। लेकिन क्या संदेश हुआ है ये जानकारी हमें अभी नहीं है। दिलीप सिन्हा जी, प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा और उससे पहले पोलैंड यात्रा और खासकर यूक्रेन यात्रा को लेकर ये भी कहा जा रहा है, आलोचक कह लें या फिर विश्लेषक कह लें, इस बात को कह रहे हैं कि भारत की डिप्लोमेसी का एक ये शिफ्ट है। क्या आप इसे शिफ्ट देखते हैं या कूटनीतिक कुशलता के तौर पर देखते हैं? क्योंकि संदेश सिर्फ रूस, यूक्रेन या फिर वेस्ट तक सीमित नहीं है, ये उन तमाम यूरोपीय देशों तक को भी जाता है जिनके साथ भारत पिछले 1 दशक में अपने संबंधों को विस्तार दिया है भारत ने। ये निश्चित रूप से एक संदेश सभी देशों के लिए है कि ये समय है जब कोई भी समस्या जब आती है तो उसका समाधान हमें युद्ध से नहीं देखना चाहिए, और युद्ध हमारा पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से दोनों देशों ने एक प्रकार से युद्ध को ही अपना एकमात्र जरिया बना लिया है समाधान करने का, और जो पुरानी जो परंपरा थी, कम से कम कुछ बातचीत होनी चाहिए इन विषयों में, वो बातचीत समाप्त हो गई है। जो सैंक्शंस लगा दिया है पश्चिमी देशों ने,
उससे बातचीत बिल्कुल ही बंद हो गई है और राष्ट्रपति पुतिन भी स्विट्जरलैंड में जो शांति का सम्मेलन हुआ था उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो इस प्रकार दोनों पक्ष में एक प्रकार से एक कड़ापन आ गया, सख्ती आ गई है, जिससे कि कम करने की बहुत जरूरत है। और यही प्रयास, ये जो दौरा हुआ है प्रधानमंत्री का दोनों देशों में 2 महीने के बीच में, ये उसी के दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए, न कि इसलिए कि हम कोई राजनीतिक कोई चाल चल रहे हैं या कोई भारत का कोई पोजीशन ऊपर करना चाहते हैं। भारत का जो होता दुनिया में है वो है, लेकिन इस प्रकार के युद्ध में जिसमें कि कोई लाभ नहीं हो पा रहा है और भारत जिसमें दोनों पक्षों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, उसमें इस प्रकार के युद्ध की समाप्ति बहुत जरूरी है। दिलीप सिन्हा जी, अगर पिछले हम 30-40 साल की बात करें, क्या भारत कभी भी इस तरह की हैसियत में या इस तरह की पोजीशन पे दिखता था, डिप्लोमेटिक पोजीशन पे भी, कूटनीतिक तौर पर भी, कि भारत मध्यस्थता की अगर हम ना भी बात करें तो 2 ऐसे मुल्कों के साथ समान स्तर पर अपने संबंधों को बनाते हुए अगर शांति की लगातार बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और आज भी उन्होंने यही कहा कि युद्ध किसी चीज की समस्या का समाधान नहीं है, यानी भारत अपने नॉन अलाइनमेंट अप्रोच के साथ साथ आज बदली हुई भारत की जो ताकत है, वैश्विक ताकत, आर्थिक ताकत है, क्या उसके साथ एक बदला हुआ भारत आपको दिखाई देता है इस पूरे घटनाक्रम में? ये निश्चित रूप से है कि ये जो पहल है, ये प्रधानमंत्री ने स्वयं की। आमतौर पे पहले अन्य राजनीतिक करते हैं या विदेश मंत्री करते हैं, लेकिन यहाँ इस युद्ध में, चूंकि ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि यह युद्ध कभी भी एक विस्फोटक रूप ले सकता है, एक विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, इसलिए यहाँ पर ये जो पहल की है प्रधानमंत्री ने, वो महत्वपूर्ण है कि वो स्वयं मॉस्को गए और स्वयं कीव गए, जबकि कीव में 10 घंटे की यात्रा ट्रेन से की, उसके बाद वापसी भी ट्रेन से 10 घंटे करेंगे, 7 घंटे के दौरे के लिए। और ऐसे समय में, जबकि कल रात ही वहां पर युद्ध का सायरन, आक्रमण का सायरन घोषित हुआ था कीव में, तो ऐसे समय में वहां जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये निश्चित रूप से एक नए किस्म की राजनीति और भारत की है, ये पहल है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जैसे कीव गए हैं तो उनके साथ सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं और विदेश मंत्री भी साथ गए हैं। तो लगभग भारत की संपूर्ण जो शक्ति है विदेश नीति की, वो उनके साथ गई है, ताकि वो प्रयास कर सकें कि कुछ हम कर पाए यहाँ पर। अतः हसनैन साहब, आप अपने अनुभवों से किस तरह से देखते हैं युद्धग्रस्त 2 देश, जिन देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध कह सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा में अब आप आगे किस तरह से देखते हैं? ये यात्राएं क्या किसी तरह का कोई बदलाव लेके आएंगी? देखिए, मैं इसमें वो जिस तरह से ऑफिशियल कूटनीति होती है, डिप्लोमेसी होती है, उस नज़र से नहीं देख रहा हूँ इस विजिट को। ये पूरा दौरा जो है, इसमें एक बड़ा ह्यूमनिस्टिक, एक आप समझिए अप्रोच रहा है। ज़्यादातर आपको लीडर दुनिया में नहीं मिलेंगे जो जाकर किसी देश में, दूसरे देश में जाकर और उसके लीडर के कंधों के ऊपर हाथ रखकर और उनको एक सलाह दे पाएंगे। मैं समझता हूं ये जो इमेजेस निकल रही हैं, आज आपकी स्क्रीन पर भी इमेजेस जो आ रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण इमेजेस हैं। ये दुनिया को दिखा रहा है कि भारत की किस तरह से कूटनीति होती है, ये कैसा पर्सनलाइज स्टाइल जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनाया है, ये कितना महत्व रखता है। आजकल ये ऑफिशियल डिप्लोमेसी से शायद इस तरह की कट्टरपंथी जिस तरह से पैदा हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसके अंदर कोई तोड़फोड़ लाना, उसके अंदर कोई डाइल्यूशन लाना शायद नामुमकिन होगा। मगर अगर ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हो और इस तरह से सलाह देने का तरीका हो, तो शायद हम समझ सकते हैं कि कुछ उम्मीदें अभी भी जागृत हैं। जी दिलीप सिन्हा जी, जिस तरह से अतः हसनैन साहब कह रहे हैं कि एक नई तरह की डिप्लोमेसी है ये, जिस तरह से हम उस बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें, या फिर जिस वक्त वो एक तरह से सांत्वना देने की बात हो या फिर हौसला बढ़ाने की बात हो, प्रधानमंत्री का जो पूरा अंदाज था, क्या आपको लगता है ये बदली हुई डिप्लोमेसी में भारत का एक नया अंदाज है, या विश्व में इस तरह की डिप्लोमेसी अब बदल रही है? मैं पूरी तरह सहमत हूं जनरल साहब की बात से कि इसमें जो मानवीय पहलू को जो उन्होंने जो सामने रखा है और उस पर जो जोर दिया है, वो बहुत जरूरी है। और उसमें एक नयापन निश्चित रूप से है,
क्योंकि आमतौर पे जो मध्यस्थता होती है वो राजनयिक स्तर पर होती है, डिप्लोमेटिक होती है, और उसमें टेबल पर बैठ कर बातचीत होती है डिप्लोमेट्स में। लेकिन यहाँ एक मानवीय दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री ने बातचीत की है दोनों जगह। पुतिन के साथ जाके बातचीत की, कहा कि आप ये युद्ध का समय नहीं है, क्योंकि युद्ध उन्होंने शुरू किया था, और यहाँ आकर के जो मानवीय त्रासदी हुई है, हो रही है यूक्रेन में, उस पर उन्होंने वहां पर एक आश्वासन किस्म का दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं इसमें। और ये शायद एक ऐसा समय है जब हमें प्रयास करना चाहिए किसी तरीके से कि इस त्रासदी को खत्म किया जाए, और ये युद्ध जो है एक तो कम हो या खत्म हो, कम से कम फैले नहीं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक रूप ले सकता है कभी भी। दिलीप सिन्हा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दो बातें की। उन्होंने कहा भारत दो भूमिकाओं में रहा शुरुआत से लेकर अभी तक। पहली भूमिका मानवीय पहलुओं को लेकर है, उस पर भारत यूक्रेन के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इसकी उन्होंने पुरजोर तरीके से एक तरह से आश्वासन दिया यूक्रेन को, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि भारत किस तरह से एक ही बात कहता रहा है, शांति ही युद्ध के समाधान का रास्ता है, किसी भी समस्या का समाधान है। ऐसे में दिलीप सिन्हा जी, किसी भी देश के साथ संबंध, यात्राएं, और खासकर एक ऐसा युद्ध जिसने विश्व को दो हिस्सों में कर दिया हो, भारत एक बड़ी आवाज G20 से उभरा, ग्लोबल साउथ की आवाज है, अफ्रीकी देशों की आवाज है आज की तारीख में। ऐसे में भारत को क्या मिलता है इस यात्रा से, अगर हम पूछें भारत का क्या मकसद? देखिए, भारत के संबंध रूस के साथ बहुत मजबूत रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, और भारत नहीं चाहता है कि रूस अलग थलग पड़े या रूस के साथ किसी प्रकार का अन्याय हो। यूक्रेन के साथ भी भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, और भारत चाहता है कि शांति हो वहां पर, ताकि दोनों देश आपस में उनके जो पुराने संबंध थे वो स्थापित हो सकें, और भारत के संबंध जो दोनों देशों के साथ हैं वो भी मजबूत हो सकें। हमारे 19,000 विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ते थे जो अभी विस्थापित हो गए हैं वहां से। हमारा व्यापार, अच्छा खासा व्यापार था, वो नष्ट हो चुका है। तो इसमें प्रयास किया गया है कि एक और तो हम अपने द्विपक्षीय संबंध जो है उनको किसी तरीके से वापस उस स्तर पर ले आएं, लेकिन उससे लाने के लिए शांति स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री ने उस जॉइंट कम्युनिके जो आया है उसमें कहा है कि हमें कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस, हमें कुछ नए कुछ उपाय सोचने होंगे इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, शांति की ओर बढ़ने के लिए। दिलीप सिन्हा जी, क्या कहेंगे उन आलोचकों को जो इस यात्रा को लेकर तरह तरह की बात कर रहे हैं, जिसमें चीन की ग्लोबल टाइम्स ने बहुत साफ कहा कि भारत की ये योग डिप्लोमेसी है और इस समय ये काम नहीं आएगी। इस समय से क्या मतलब है, टाइमिंग से चाइना क्या कहना चाहता है चीन? देखिए, चीन ने अपनी स्थिति तो बहुत खराब कर ली है, क्योंकि चीन पूरी तरह रूस के साथ है, रूस को सामग्री बेच रहा है, और चीन ये चाहता है कि रूस उस पर निर्भर रहे, क्योंकि चीन की अपनी समस्याएं हैं साउथ चाइना सी में, ताइवान को लेकर। इसलिए वो चाहता है कि रूस हमेशा उसके साथ रहे, उसके प्रभाव क्षेत्र में रहे। ये चीन की नई नीति है, और चीन नहीं चाहता है कि भारत रूस संबंध मजबूत हो, और यदि ये युद्ध सुलझ जाता है या कम हो जाता है तो उससे भारत रूस संबंध जो हैं वो और मजबूत होंगे, जो कि चीन के लिए एक बहुत दुखदायक बात हो। चीन ये नहीं चाहता है, चीन चाहता है कि रूस उस पर निर्भर रहे। इसलिए चीन की जो आलोचना है कि एक तो भारत विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर अपनी राजनीति स्थापित कर रहा है, जो कि चीन को गले नहीं उतरता, क्योंकि चीन समझता है कि भारत को दक्षिण एशिया में ही, साउथ एशिया में ही रहना चाहिए, इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। भारत एक छोटा देश है, लेकिन यहाँ एक विश्व पटल पर जो विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है, उस युद्ध पर यदि हमारे प्रधानमंत्री जाकर यात्रा करते हैं और सारा विश्व उन्हें देख रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, और सभी चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ हल निकले, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपने आप को एक एक कोने में बांध लिया है अपने अपने पोजीशंस लेकर, और अब दोनों में से किसी में ये पहल करने की क्षमता नहीं रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो निष्पक्ष देश हैं इस युद्ध में, जैसे भारत है, वो इसमें पहल करें ताकि यहाँ पर शांति स्थापित हो सके। ठीक, दिलीप सिन्हा जी, अंत में एक सवाल, जिस तरह से दुनिया में युद्ध, छोटे और बड़े, और टकराव हम लगातार देख रहे हैं, ऐसे में हथियारों की खरीद की होड़
एक बड़ा मसला है। वो मसला कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है जब युद्ध में तमाम त्रासदियां होती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की शांति की अपील क्या बहुत से संदेश देती है, जो सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध तक सीमित नहीं है बल्कि उन तमाम बड़े ताकतवर देशों को भी हैं? ये तो जो शक्ति की जो राजनीति होती है, जो बड़े देश खेलते हैं, दूसरों देशों के ऊपर अपना अधिकार क्षेत्र बनाने के प्रयास करते हैं, वहां हथियार बेचते हैं ताकि युद्ध और चले, जिसके विरुद्ध कई देशों में आम जनता विरोध कर रही है कि जब हथियार जो देश सप्लाई करते हैं ऐसे क्षेत्र में जहां युद्ध हो रहा है और जहां उन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है निहत्थे और बेगुनाह लोगों को मारने के लिए, ऐसे क्षेत्रों में हथियार का निर्यात करना, भेजना एक गुनाह है। तो ये जो सूचना है ये भी जाननी चाहिए, संदेश जाना चाहिए दुनिया को कि हथियारों की जो खरीद फरोख्त जो है वो उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए, ताकि युद्ध में जो लोग आपस में उनके जो मतभेद होते हैं वो एक युद्ध का रूप नहीं लें, और युद्ध का रूप लें भी तो बहुत बड़े युद्ध का रूप नहीं लें, जहां पर कि आजकल तो परमाणु युद्ध का भी खतरा रहता है, लेकिन आजकल ये ड्रोन की लड़ाई जो होती है जिससे कि बहुत बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, ऐसे युद्ध को कम करने के लिए, उनका प्रभाव करने उनका प्रकोप कम करने के लिए जरूरी होता है कि हम हथियारों का जो निर्यात है उस पर नियंत्रण लगाएं। जी दिलीप सिन्हा जी, इस तरह के मुद्दों पर कूटनीति अपनी रफ्तार से चलती है, हम जानते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आने वाले समय में कोई बीच का रास्ता, किस तरह से शांति स्थापित की जाए, किस तरह से इस समस्या का हल ढूंढा जाए, इस पे अब और चर्चा तेज होगी? चर्चा अभी तेज होगी कि नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन ने एक नया आक्रमण किया सीधा रूस की जमीन पर, और काफी जमीन उसने हथिया ली है रूस की। और अभी एक दिन पहले ही ड्रोन अटैक हुआ मॉस्को के ऊपर। इससे नहीं लगता है अभी कि दोनों पक्षों में शांति की कोई सोच आ रही है। शायद उसमें और समय लगेगा, शायद उसमें कुछ और त्रासदी होगी, तभी ये दोनों देश युद्ध से थोड़ा सा पीछे हटने की सोच करेंगे। लेकिन ये प्रयास हमें निश्चित रूप से करते रहना पड़ेगा कि हम इस युद्ध को शांति की ओर ले जाएं, और दोनों पक्षों को ये समझाएं कि शांति के लिए उन्हें नेगोशिएटिंग टेबल पर वार्ता शुरू करनी होगी। समस्याओं का समाधान वार्ता से होता है, युद्ध से नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सिन्हा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज नाइट में खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए।